जय हिंद। मैं कुमार सत्या सर स्वागत करता हूं आपका द एकेडमी 2.0 पर। हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें जो प्रश्नों की श्रृंखला है, ये मैक्सिमम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं और देखेंगे कि ये मैक्सिमम टाइप पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न श्रृंखला की शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट भी उठा सकें। इसके साथ ही साथ आप इस क्लास को शेयर भी कर दें, ताकि इसका जो बेनिफिट है अन्य लोग भी उठा सकें, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखें, पहला ही प्रश्न है कि किस शहर को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। इसमें आपको बताना है कि किस शहर को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि भारत का ग्रीनविच किसके कहा जाता है। तो भारत का ग्रीनविच बताने से पहले आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। पहला याद रखना है उत्तराखंड और दूसरा याद रखना है एमपी यानी मध्य प्रदेश। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा या अल्मोड़ा, इसे भी क्या कहा जाता है, तो इसे भी ग्रीनविच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीनविच के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एमपी का जो उज्जैन है, इसे भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, या केवल ग्रीनविच या भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। इन दोनों जगहों को क्या कहा जाता है? तो भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो आप देखेंगे कि उज्जैन को क्यों कहा जाता है, तो चूंकि जो उज्जैन है, यहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ से प्राचीनतम देशांतर रेखा गुजरती थी। प्राचीनतम देशांतर रेखा गुजरती थी, ठीक है। इसके अलावा इसकी अन्य विशेषता ये है कि यहाँ पे जंतर मंतर, जो जंतर मंतर है, इस जंतर मंतर पे जो राजा थे, महाराजा जय सिंह, महाराजा जय सिंह, इन्होंने एक वेधशाला का निर्माण कराया था। क्या करवाया था? तो एक वेधशाला का निर्माण कराया था, ठीक है। तो इस तरह से देखें कि भारत को किस शहर को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। इसमें आपको बताना है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं, इनका निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए है पल्लवों ने, ऑप्शन बी है चोलों ने, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। तो देखें, जो एलोरा के गुफा हैं, इनका जो निर्माण कराए थे वो थे राष्ट्रकूट, ठीक है ना। अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1498, यहाँ में छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे में होगा 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि 1498 में
वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है कालीकट, ऑप्शन सी है मंगलोर, ऑप्शन डी है कोचीन, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो वास्को डी गामा है ये भारत कब आता है? तो 1498 में आता है और ऐसा माना जाता है कि इसने कहा कि तो भारत की खोज की। किसकी खोज की? भारत की खोज की, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जो पश्चिमी देश हैं, जो यूरोपीय देश हैं, इनके साथ भारत का पुराना नाता रहा है, उनके साथ पुरानी व्यापार थी। तो जब जो तुर्क है उस क्षेत्र पर मुस्लिमों का जब कब्जा हो गया, जब तुर्कों का जब उस पर जब शासन हो गया, तब हुआ क्या कि उस रास्ते में व्यापार करने से बाधा उत्पन्न होने लगी। और चूँकि यहाँ से मसाले जाते थे तो उनको मसाले चाहिए थे, और चूँकि उसमें उस व्यापार में बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी था, तो ये नए रास्ते की तलाश करने लगे। और उसी नए रास्ते की तलाश में ये 1498 में ये भारत आया। और जिस रास्ते से आया तो ये मतलब ये भारत की खोज नहीं की, दरअसल भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। किसकी खोज की? समुद्री मार्ग की, ठीक है ना। और कैसे समुद्री मार्ग? तो भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। और कब की? 1498 में। क्योंकि मसाले में इतना ज़्यादा बेनिफिट था कि जब ये कालीकट आता है तो यहाँ का एक जो राजा रहता है जमोरिन, वो क्या करता है तो वास्को डी गामा का बहुत ही भव्य स्वागत करता है। लेकिन होता क्या है कि वास्को डी गामा जब कुछ समय तक यहाँ रहता है तो ये डायरेक्टली व्यापार की बात करता है। किसकी बात करता है? व्यापार की बात करता है, जिससे जो जमोरिन है ये वास्को डी गामा से नाखुश हो जाता है। और वस्तुतः होता क्या है कि जब वास्को डी गामा यहाँ से जाता है तो यहाँ से कुछ मसाले लेकर जाता है, और जब कुछ मसाले ले जाता है तो अपने यहाँ यानी पुर्तगाल में ले जाकर उसको क्या करता है? बेचता है। और जब बेचता है तो कितना फ़ायदा होता है? तो सीधा 60 गुने का फ़ायदा होता है। कितने का फ़ायदा होता है? 60 गुना का। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 रुपये का अगर उसने मसाला ख़रीदा तो ले जाके उसको कितने में बेचा? 60 रुपये में बेचा। बात समझ में आया ना? तो इतने ज़्यादा का उसको क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। मतलब अगर वो 1000 में ख़रीदा है तो कितने में बेचेगा? वो 60,000 में बेचेगा। बात समझ में आया ना? तो इतना ज़्यादा बेनिफिट था। जब वहाँ गया और बताया कि मैं भारत गया था, तो लोगों ने या जो राजा था उसको इसके ऊपर यकीन नहीं हुआ। तो उसने कहा कि ऐसा है कि ठीक है, गए हो अच्छी बात है, जब वहाँ पहुँच ही गए हो तो फिर हमें भी क्या करो? ले चलो। अर्थात हमें भी क्या होना चाहिए? उस रास्ते का पता होना चाहिए, वहाँ जाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो ये फिर से 1502 में क्या करता है? पुनः भारत वापस आता है, ठीक है ना, अपने कुछ दलों के साथ, ठीक है। और कहाँ पे फिर ये 1498 में कहाँ पे आया रहता है? तो आपको याद रखना है कालीकट। कहाँ पे आता है? कालीकट पे आता है, यानी कालीकट बंदरगाह। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें, अगला प्रश्न है 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? आपको बताना है कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें, जो 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के जो 5 शिलालेख हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो आपको याद रखना है कर्नाटक से मिले हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू ने किसे फ्रांसीसी संस्कृति की खिड़की कहा था? इसमें आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू ने किसे फ्रांसीसी संस्कृति की खिड़की कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए है पुडुचेरी, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है पेरिस,
ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू ने पुडुचेरी को अर्थात पांडिचेरी को, वर्तमान का पुडुचेरी उस समय पांडिचेरी था, तो पांडिचेरी को या पुडुचेरी को फ्रांसीसी संस्कृति का खिड़की कहा था। क्या कहा था? फ्रांसीसी संस्कृति का खिड़की कहा था। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? आपको बताना है कि कर्क रेखा और मकर रेखा भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है कोरिया जिला, ऑप्शन बी है कालिंजर, ऑप्शन सी है सोनहट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें, जो भारतीय मानक समय रेखा है और जो कर्क रेखा है वो एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, तो आपको याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कहाँ पे काटती हैं? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में जहाँ पे काटती हैं उसका नाम है कोरिया जिला, अर्थात ये छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में ये क्या करती हैं, एक दूसरे को ये काटती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा दोनों किस राज्य से होकर गुजरती हैं? आपको बताना है कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती हैं। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है झारखंड छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें, जो भारतीय मानक समय रेखा है और कर्क रेखा है ये दोनों किस राज्य से होकर गुजरती हैं, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों से होकर ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, गुजरती हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट राजधानी कौन सी है? देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके साथ ही साथ ये जो पिछला प्रश्न था ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे देखें। पूछा गया है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट राजधानी कौन सी है? ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट अगर कोई राजधानी है तो वो है रांची, और ये जो रांची है किसकी राजधानी है, तो आपको याद रखना है झारखंड। ठीक है ना, झारखंड की राजधानी रांची, अर्थात ये जो रांची है ये कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है। और जो कोलकाता है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, इसके अलावा देखें जो भोपाल है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, यानी एमपी की राजधानी है। आगे बढ़े, देखें अगला प्रश्न है कि 1857 की विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? इसमें आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह का सबसे कमज़ोर कड़ी किसे माना गया या किसे देखा गया। ऑप्शन ए है बहादुर शाह को, ऑप्शन बी है नाना साहब, ऑप्शन सी है तात्या टोपे, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें, जो 1857 के विद्रोह की जो सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में जिसे देखा गया वो है बहादुर शाह। ठीक है ना, यानी बहादुर शाह जफर। ठीक है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। इसमें आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है 9 अगस्त 1942 को, ऑप्शन बी है 10 अगस्त 1942 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1942 को, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखें जो भारत का भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये कब प्रारंभ हुआ था, तो आपको याद रखना है 9 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हुआ था। और इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे और आप इन क्लासों का लाभ उठाते रहें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का या भारत छोड़ो का, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, जो आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, इस आंदोलन में भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो आपको याद रखना है कि जो महात्मा गांधी है, इस महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये आंदोलन हुआ कब था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। कब हुआ था, 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही भारत छोड़ो का नारा दिया था किसने, महात्मा गांधी ने, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्रस्तावना, ऑप्शन सी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी है मूल अधिकार, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो न्यायालय के द्वारा जो परिवर्तनीय है वो है मूल अधिकार, ठीक है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसको लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, अर्थात ये क्या होगा गलत होगा। प्रस्तावना जो है ये चूँकि जो प्रस्तावना है इसको भी लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, और मूल कर्तव्य भी सेम वैसे ही है। लेकिन मूल अधिकार को लागू करने के लिए या इसमें कुछ छेड़छाड़ होता है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, और न्यायालय के द्वारा क्या कर सकते हैं तो इसमें परिवर्तन करा सकते हैं। यानी जो मूल अधिकार है, ठीक ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है उसको पुनः उस अवस्था में लाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखें अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। आपको बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन ए है वाद्य योग्य, ऑप्शन बी है वाद्य योग्य नहीं, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो नीति निर्देशक तत्व है ये वाद्य योग्य नहीं है, अर्थात इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ अगर वाद्य योग दिया है तो इसके लिए क्या है, तो जो वाद्य योग है वो कौन है, तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है, ठीक है ना, जो क्या है ये वाद्य योग है, ठीक है ना। सेम यही प्रश्न पीछे था लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर था कि उसमें पूछा था कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है या न्यायालय में परिवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय में वाद्य योग्य है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर। और यहाँ पूछा है कि वाद्य योग्य
नीति निर्देशक को पूछा है कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये कैसा है, या वाद्य योग्य है या अवाद्य योग्य है या मौलिक अधिकार है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये मौलिक अधिकार तो है नहीं, ठीक है, और ये वाद्य योग्य भी नहीं है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा, वाद्य योग्य नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है। आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का अधिकार देता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो राज्य के ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देती है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 40, अर्थात अनुच्छेद 40 जो है राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश देती है। अर्थात ये है क्या, तो ये है DPSP अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 की बात करें तो इसे संविधान का आत्मा कहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन्होंने क्या कहा, तो इसे संविधान का आत्मा कहा, संविधान का आत्मा। ये जो नीति जो अनुच्छेद 32 है ये है क्या, तो आपको याद रखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अर्थात इसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं इसके हनन होने पर 5 तरह के रिट जारी करने का अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें जो दुधारू पशु हैं, दुधारू पशु, इनके हत्या पर रोक लगाने की बात करता है, हत्या पर रोक, ठीक है। तो इस तरह से देखें 14वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न क्या है। देखें अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। आपको बताना है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है GB मावलंकर, ऑप्शन बी है यहाँ पे गुरदयाल सिंह ढीलो, ऑप्शन सी है MA आयंगर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो लोकसभा का प्रथम जो अध्यक्ष बने वो थे GB मावलंकर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में कौन अस्थायी समिति है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी है नियम समिति, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें कि कौन से इसमें अस्थायी समिति है। तो आपको याद रखना है कि प्राक्कलन समिति अस्थायी समिति है। कैसी समिति है, अस्थायी समिति है। लोक लेखा समिति भी अस्थायी समिति है, नियम समिति भी अस्थायी समिति है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इसमें आपको बताना है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1917 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1918 ईस्वी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक
ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो पटना उच्च न्यायालय है इसकी जो स्थापना है ये 1916 में हुई, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है कि राज्य की विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है। तो यहाँ पे देखरेख होगा, ठीक है ना, किसकी देखरेख में होता है। ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होती है या कौन करवाता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है निर्वाचन आयोग, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था। इसमें आपको बताना है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ। ऑप्शन ए है 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1956, ऑप्शन डी है 1952, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो कब संपन्न हुआ था। तो आपको याद रखना है 1952, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखिए अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। इसमें आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो सिखों के 10वें गुरु हैं, जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है पटना, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा, यहाँ पे पारा है, ठीक है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक से, यहाँ पे अचानक होगा, यहाँ पे अचानक है, ठीक है। तो जब बैरोमीटर का जो पारा है अचानक गिर जाए तो किस बात का द्योतक होता है। इसमें आपको बताना है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाए तो किसका द्योतक है, ठीक है। यहाँ पे आप करेक्ट कर लेंगे कि जो ये यहाँ आचरण हो गया है ये अचानक है, जो यहाँ पे होगा, ठीक है ना, और ये पर नहीं है, पारा है, ठीक है। तो अचानक नीचे गिर जाए तो किस बात का द्योतक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है गर्म मौसम का, ऑप्शन बी है सर्द मौसम का, ऑप्शन बी है आंधी या झंझावट की संभावना, ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है शुष्क मौसम, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखें जब बैरोमीटर का पारा अचानक से क्या हो, नीचे गिरे, तो ये जो है आंधी या झंझावट की संकेत होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में तेज हवा वाली रात्रि में
यहाँ पे ऊष्मा होना चाहिए, या 1 मिनट। देखें अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। यहाँ ऋणात्मक है, ऋण में आत्मक जोड़ेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऋणात्मक एक साथ है, ठीक है। तो किस में ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन ए है अल्फा कण में, ऑप्शन बी है बीटा कण, ऑप्शन सी बीटा किरण है, अल्फा किरण, बीटा किरण, और ऑप्शन सी है गामा किरण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो पूछा है कि निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है। तो आपको याद रखना है कि बीटा किरण में क्या होती है, ऋणात्मक आवेश होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। आपको बताना है कि निम्न में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है एल्कोहल, ऑप्शन बी है पारद, ऑप्शन सी है ईथर, ऑप्शन डी है पानी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑब्लिक है, ये एफ नहीं है ऑब्लिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है वो कौन है, तो आपको याद रखना है पारद, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ये अंतिम प्रश्न देखें। अंतिम प्रश्न है कि निम्न घरेलू वस्तुओं में से किस में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आपको बताना है कि निम्न घरेलू वस्तुओं में किस में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन बी है बैटरी, ऑप्शन सी है टूथपेस्ट, ऑप्शन डी है मक्खन, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखें किस घरेलू वस्तु में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी बैटरी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर भी कर दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।